आज ही यूपीएससी का प्रीलिम हुआ है और यूपीएससी प्रीलिम के पेपर पे फिर कभी बात करेंगे। पर एथिक्स को लेकर के आज हम शुरू कर रहे हैं। सिर्फ संयोग नहीं है, जब भी प्रीलिम होता था अधिकतर स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी अपने शुरुआत के अटेम्प्ट में क्या करते थे कि 15 दिन रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे, फिर उसके बाद में सोचेंगे ऑप्शनल पढ़ें क्या पढ़ें। तो ऐसे से 1 महीना गुजर जाता है। फ़िलहाल जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस के हैं, जो मेंस दे रहे हैं या फिर जो यूपीएससी के लोग देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि एथिक्स को लेकर के सीरियस हो जाएं, क्योंकि ये मेक और ब्रेक की भूमिका निभाती ही है। सबसे ज़्यादा रेंज एथिक्स और ऐसे में देखा जाता है, सिर्फ यूपीएससी में नहीं, यूपीपीसीएस में भी। और एथिक्स को लेकर के हम जो भी टॉपिक्स हैं, 7 टॉपिक कम्प्लीटली पढ़ेंगे, उनके हर माइक्रो टॉपिक को पढ़ेंगे, माइक्रो थीम्स में बांट करके पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एथिक्स को लेकर के कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ मनहूस किस्म की परसेप्शन है लोगों के बीच में, उसको दूर कर देता हूँ और फिर क्या करना है एथिक्स में हमें आगे चल करके वो बताता हूँ। और फिर आज ही एथिक्स के सभी टॉपिक, सब टॉपिक, माइक्रो थीम्स का एनालिसिस करेंगे हम, और फिर उनके पीवाईक्यू जो भी आए हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस के सभी माइक्रो थीम्स को लेकर के। चूँकि एथिक्स का बंटवारा रेड क्लिफ लाइन वगैरह से नहीं होता है, एथिक्स में कोई बंटवारा नहीं है। मूल्यों का क्या बंटवारा हो सकता है? इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या बंटवारा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अगर आपको मूल्य समझते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस समझता है, तो आप यूपीएससी में भी अच्छा लिख के आएंगे, यहाँ भी अच्छा लिख के आएंगे। अंतर ये है कि यूपीएससी में लगभग 50% वेटेज केस स्टडी का है, यूपीपीसीएस में सिर्फ एक क्वेश्चन कहीं केस स्टडी का आता है, वो भी बहुत चिल्लर किस्म का आता है। लेकिन यूपीएससी में एक कहावत है कि भाई जब तक आप थ्योरी में अच्छा मार्क्स नहीं लाएंगे तब तक आप 100 मार्क्स क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और ये बात बहुत सही है। क्यों? क्योंकि केस स्टडी में ज़्यादा स्कोप नहीं होता है गैप का, क्योंकि केस स्टडी में आप बहुत अच्छा लिख देंगे तो 1-2 मार्क्स बढ़ा लेंगे। थ्योरी में ये गैप ज़्यादा बढ़ पाता है। तो जो भी यूपीएससी में 110 115 के ऊपर जाते हैं, उनके थ्योरी में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। अभी 2022 के बाद से यूपीएससी में भी एथिक्स में थोड़े स्कोर कम होने लगे हैं। अदरवाइज उसके पहले 140 145 150 के आसपास तक मार्क्स आते थे। यूपीपीसीएस में ये गैप ठीक ठाक और बहुत बड़ा दिखता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एथिक्स को लेकर के आप अच्छा काम कीजिए, और अच्छा काम करने में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। लेक्चर अटेंड कर लेना है, जो कंटेंट आपको दूंगा, जो वैलिडेशन देना है उसको तैयार कर लेना है, कुछ प्रैक्टिस कर लेनी है, क्वेश्चंस की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेनी है, काम खत्म हो गया। तो सबसे पहले सर्वप्रथम एथिक्स को लेकर के जो भ्रांतियाँ हैं, जो मिसकॉन्सेप्शन है, उनकी बात करते हैं। पहली भ्रांति और अच्छी खासी भ्रांति है, इंट्रो कंक्लूजन लिख लो, कहीं से भी मिल जाए, टॉपर की कॉपी से, टॉपर के नोट से, या कहीं किसी जिन्न की बोतल से, तो इंट्रो कंक्लूजन से काम चल जाता है। तो ये भ्रांति है, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि जिसने इंट्रो कंक्लूजन बनाया है उसने अपनी सुविधा के हिसाब से बनाया है, या मशीनों की मदद से बनाया है, एआई की मदद से बनाया है। आप उसको याद रख सकेंगे क्या? आप उसको यूज कर पाएंगे ठीक से क्या? ये बड़ा चैलेंज है, जिसमें चुनौती है। ऐसा मत कीजिए, ठीक है? कॉपी पेस्ट इंट्रो कंक्लूजन मत तैयार कीजिए, अपने हिसाब से पचा करके इंट्रो कंक्लूजन तैयार कीजिए। मैं भी आपको जो इंट्रो कंक्लूजन दूंगा, एक तो सहज होगा, सरल होगा, वैसे भी इंट्रो कंक्लूजन सरल ही देता हूँ। फिर भी आपको अगर तकलीफ होगी तो आप उसमें मोल्ड कर लो, चेंजेस कर लो, ताकि आप उसको प्रस्तुत कर पाओ एग्जाम में। दूसरा, जोड़ तोड़ का एग्जाम्पल। जोड़ तोड़ के एग्जाम्पल के लिए एक बात बताता हूँ मैं आपको। थोड़ी देर पहले, स्क्रीन दिख रहा है, थोड़ी देर पहले न्यूज़पेपर ओपन किया तो मुझे ये खबर दिख गई, अडानी टू अंबानी, बिल गेट्स इंडिया इंक टू पे आरएस 50 करोड़ फॉर लॉयर्स हेल्थ कवर। कुल मिला के टॉपिक ऐसा है, न्यूज ऐसा है कि सिब्बल जब बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने अडानी अंबानी सबसे पैसा लेकर के 50 करोड़ इकट्ठा किया ताकि जो लॉयर्स हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस हो सके। अब ये न्यूज है, अब इसमें समझदार आदमी होगा तो क्या करेगा, इसको एथिक्स में यूज करेगा। कैसे यूज करेगा? सिब्बल अपने पूरे बातचीत में क्या कहते हैं कि भाई ये तो लीगल है, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन जो 80G है उसके तहत कंपनियों को छूट मिल जाएगा टैक्स से, और इसमें लॉयर्स का भला हो जाएगा। जो उनका केस लेते हैं कंपनियों का, बड़े बड़े, तो हम प्रोफेशनल होते हैं, रिमेन बिल्कुल अटमोस्ट प्रोफेशनल होते हैं। हम तो कोई उनके साथ मुरव्वत करते नहीं हैं, कोई मैल प्रैक्टिस करते नहीं। तो माल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, 80G में उनको छूट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या दिक्कत है भैया पैसे लेने में? पर सिब्बल साहब को सब समझ, सिब्बल साहब किसका बेवकूफ़ बना रहे हैं? हाँ, प्राइवेट और
पब्लिक लाइफ में दोनों में एक किस्म का संबंध होता है, प्रोफेशनल एथिक्स नाम की चीज़ होती है। फिर ऐसे है तो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेज हैं उनको भी प्रैक्टिस करने के लिए कहो। क्यों भाई, ऐसा थोड़ी सबके साथ मैच फिक्सिंग है। जिसका भी चाहें तो नए क्लाइंट का केस ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? अगर आप इस तरीके से कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी ये काम कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? फिर खुद को रिक्ल्यूज क्यों करते हैं, रिक्ल्यूजन क्यों करते हैं, खुद को किसी केस से हटा क्यों लेते हैं? भाई नहीं हटाना जी। तो एथिकल इशूज इसमें क्या क्या है, अगर स्टूडेंट को समझ होगी सिलेबस की तो इसी में से वो एग्जाम्पल निकाल पाएगा कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है, प्रोफेशनल एथिक्स में इसको चेप पाएगा, या केस स्टडी लिखेगा तो क्या क्या एथिकल इशूज होते हैं उसको लिख पाएगा। ठीक है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से होता है उसको लिख पाएगा। पुराने और बासी वैलिडेशन नहीं करने। पुराने और बासी वैलिडेशन क्यों नहीं करने? क्योंकि एग्जामिनर को भी ना कुछ नया चाहिए होता है। जैसे मुझे घर में अगर सब्जी अरबी की बनी है, सादी बनी है एक दिन, तो 3-4 दिन बाद अगर मैं फिर से खाऊंगा, या मान लो सलाद खाऊंगा किसी चीज़ का, तो मुझे कुछ ना कुछ नयापन चाहिए। और हर किसी को नयापन अच्छा लगता है, ठीक है ना? वो नयापन अप्रासंगिक और बेढंग हो जाने की कीमत पर नहीं, लेकिन नयापन अगर सार्थक हो तो अच्छा है। तो आर्मस्ट्रांग पमे को बार बार अगर कोट करोगे, या जो भी कंपाइलेशन, जो भी पीडीएफ का दस्तावेज चल रहा है मार्केट में, अगर उसे बार बार कोट करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा उसने भी अभी पहले वाले की कॉपी में यही लिखा था, आपकी भी कॉपी में है, तो वो शायद ध्यान न दे, शायद जेनरिक मार्किंग करके चला जाए, 3-3 नंबर 4-4 नंबर बांटते हुए चला जाए। जैसे जैसे सेम सेम चीज़ उसको मिलती जाएगी, सेम सेम मार्क्स देता जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर का, और आने वाले जो फर्दर क्वेश्चन हैं उनके साथ भी न्याय नहीं कर पाएगा वो। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वो मिडिल जो मार्क्स उनके ट्रैप में फंसें, ये बात अगला है। फिर नंबर क्यों नहीं आते स्टूडेंट के, ये मैंने लिख करके रखा है क्योंकि ये प्रमुख चुनौतियां हैं जिनको पता होना चाहिए आपको, नहीं तो फिर बोलोगे मास्टर ने बताया नहीं शुरुआत में। तो चक्रव्यूह अगर कैसे तोड़ना है नहीं पता होगा तो मुश्किल होगा, और सारे चक्रव्यूह तोड़ना पता होना चाहिए, नहीं तो अभिमन्यु हो जाओगे। यश तो मिलेगा पर सफलता नहीं मिलेगी, और शहीदी के बाद का यश तुमको भी पता है बहुत ज़्यादा। तो नंबर क्यों नहीं आते? तो जेनेरिक अप्रोच रहता है एथिक्स को लेकर के, बहुत जेनेरिक अप्रोच, कि ठीक है 2-4 कंटेंट मिल गया, लिख लिया, कुछ इंट्रो रट लिए, कुछ वैलिडेशन रट लिया और काम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली मैं एथिक्स को लेकर के क्या अप्रोच होना चाहिए भी बताऊंगा आगे चल करके, क्या करना है डूज में, कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर विषय की, हर टॉपिक की, हर सब टॉपिक की। सभी पर इंट्रो कंक्लूजन होना चाहिए, सभी पर रेजर शार्प आपका एनालिसिस होना चाहिए। और ऐसे नहीं कि 1000 टॉपिक हैं ले दे करके 60 टॉपिक हैं थ्योरी के, उन 7 टॉपिक में कुछ कुछ सब टॉपिक हैं, उतना ही तैयार करना है, उन पे ही चर्चा करनी, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। आइडियलिस्ट बहुत होते हैं स्टूडेंट, उनको लगता है ना कि ऐसा पानी पीता कि खुदा नहीं जानता, ऐसा कुछ होता नहीं है। तुम ओवर स्मार्ट मत बनो। एथिक्स में जितना प्रैक्टिकल रहोगे, एक बहुत 2013 बैच के एक ऑफिसर मिले एक दिन, तो उनसे मैंने पूछा एथिक्स में आपके अच्छे मार्क्स थे, क्या किया था, वो उनका लास्ट अटेम्प्ट था। तो उन्होंने कहा कि बहुत प्रैक्टिकल थे। जब मैं अपना अटेम्प्ट दे रहा था उस समय की बात बता रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल था। मुझे अगर ब्रेड बटर की थ्योरी देनी है तो मैं अपने निजी जीवन से उसकी एग्जांपल दूंगा कि मैं अपने कपड़े खुद साफ़ करता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा नहीं है कि पहले बीबी थी, वॉशिंग मशीन है, इस टाइप का। तो कुल मिलाकर के आप जितना प्रैक्टिकल रहोगे, जितना डाउन टू अर्थ रहोगे, जितना आप जेन्यून रहोगे पेपर में, कम से कम हो मत हो, दिखो तो। ईमानदार होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईमानदार ईमानदार दिखना। अदरवाइज अभी करप्शन घोटाले में वो टॉपर पकड़ी गई, झारखंड कैडर या कौन से कैडर की IAS थी, तो 5% कमीशन खोर भी, बट वन ऑफ द टॉपर था शायद। तो उसने एथिक्स में कम से कम ईमानदार दिखने की कोशिश की होगी, जेन्युइन दिखने की कोशिश की होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप आइडियलिस्ट मत बने, आप प्रैक्टिकल रहें। वो एग्जामिनर को ज़्यादा अपीलिंग लगता है, क्योंकि वो 65-70 साल का जो व्यक्ति है, 60-65 साल का, उसने बहुत दुनिया देख ली होती है। आप जब मुझे बेवकूफ़ आसानी से नहीं बना सकते, उसको क्या बेवकूफ़ बनाएंगे आप? क्योंकि उसने दुनिया ज़्यादा देखी, मुझसे भी ज़्यादा, तुमसे भी ज़्यादा। तो एक तो ये अवॉइड करना है। एक और 2 कमी अंतिम में मुझे दिख रहा है। एक तो भाषाई कमजोरी। कुछ लोगों को लगता है ना भाषा तो बहुत सबॉर्डिनेट, गॉड और बहुत ही निहायत किस्म की छोटी चीज़ है। दरअसल भाषा ही सब कुछ, इंसानी सभ्यता का मूल ही भाषा पे टिका है, संवाद पे टिका है। विज्ञान जिसे आप सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, वो विज्ञान भी
जब आप चिंतन करते हैं तो भाषा किस शक्ल में करते हैं? आप बताओ, विज्ञान में चिंतन किस शक्ल में आप करते हैं? अनुभव की शक्ल में, कि सल्फ्यूरिक एसिड आप अपने चमड़ी पे गिरा लेते हैं, उसके बाद में देखते हो ओह तो जल गया, या आप चिंतन करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। जितने भी हाइपोथेसिस हैं, व्हाटएवर, सब कुछ भाषा है, सब कुछ लैंग्वेज है। तो एथिक्स में अपनी बात को, अपने तर्क को, उदाहरण को भी, किसी भी बात को जस्टिफाई करने के लिए साफ सुथरी, बोधगम्य, सरल और मन को छू जाने वाली, उतर जाने वाली, मन में बैठ कर जाने वाली भाषा जरूरी है। इसलिए थोड़ा ठहर कर लिखो एथिक्स में। पेन उठाया और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे सो कर दिया, ऐसे मत करो, ठहर करके लिखो, ठीक है? 0.75 की स्पीड कर लेना, कम लिखना, अच्छा लिखना। केस स्टडी नहीं है यहाँ पे यूपीएससी की तरह, तो पेपर उतना भी लेंदी नहीं होता जितना लेंदी यूपीएससी में, तो उसका बेनिफिट उठाओ। मैं कहता हूँ यूपीपीसीएस के पेपर में एथिक्स में नंबर लाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि पेपर कम लेंदी होता है। आप 2022 का यूपीएससी का पेपर देखिए, 2023 वाला तो थोड़ा सा आसान और कम लेंदी आया था, उतना लेंदी यहाँ होता नहीं। भाषा हो गया। जीएस का उत्तर, अधिकतर स्टूडेंट का हैंगओवर उतरता ही नहीं है जीएस 1 2 3 का। जीएस 4 में भी जीएस 1 2 3 का आंसर लिख के आ जाते। हाँ ठीक है ना, आरटीआई और गवर्नेंस के टॉपिक्स जीएस 2 में भी हैं, जीएस 4 में, एथिक्स में भी हैं, पर जीएस 2 का आंसर और एथिक्स का अंतर डिफरेंट है। इसलिए जब आप एथिक्स में आंसर लिखें तो एथिक्स का आंसर लिखें, जीएस 2 का आंसर ना लिखें। मैं जो भूल रहा हूँ प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा। अभी जब लिखिएगा तो उसको थोड़ा सा ध्यान रख के कि कहीं मैं जीएस 1 2 3 का आंसर तो नहीं लिख रहा हूँ, जीएस 4 का ही लिख रहा हूँ ना। एक तो ये हो गया एथिक्स को लेकर के जो भ्रांतियाँ हैं, मिसकंसेप्शन है, चैलेंजेज या जो डोंट्स। अब क्या करना है ये भी बता देता हूँ, फिर सीधे हम पीवाईक्यू एनालिसिस और सिलेबस पे आते हैं। क्या करें में क्या ना करें ज़्यादा महत्वपूर्ण था, टेस्ट क्रिकेट की तरह। क्या करें उतनी लंबी लिस्ट है नहीं। एक तो सिलेबस की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, तो वो अभी हम डेवलप करेंगे, और हर टॉपिक को अभी तो ओवरव्यू देंगे सिलेबस का, पीवाईक्यू समझाएंगे, एनालिसिस कराएंगे, लेकिन जब हर टॉपिक आप पढ़ेंगे तो जैसे मान लो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस पढ़ा, तब एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस से जुड़ी हुई जितने सब टॉपिक हैं, माइक्रो थीम्स है, वैल्यूज हैं, मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं, लॉ है, कुछ भी व्हाटएवर, उन सबको हम आपको अच्छे से समझाएंगे, उन पे चर्चा करेंगे, उन पे कुछ वैल्यूडेशन कराएंगे, अंत में आप प्रैक्टिस करेंगे। तो सिलेबस की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। ले दे करके 7 थ्योरी के टॉपिक में रट डालो, उनके सभी सब टॉपिक्स को याद कर लो, उन पे सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो। मेरे सभी लेक्चर्स के अलावा भी अगर आप कहोगे तो एथिक्स के टॉपिक्स में बैठ जाऊंगा, आपस में चर्चा कर लेंगे जब भी कहोगे, इनफॉर्मली। पीवाईक्यू की एनालिसिस, मैं कहता हूँ कि एथिक्स का पीवाईक्यू रिपीट नहीं होता, रिपीट होता है थीम, रिपीट होती है समझ, रेप्लिकेट करना पड़ता है समझ को। इसके लिए पीवाईक्यू की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया है, यूपीएससी का भी जो भी पीवाईक्यू है, यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू माइक्रो थीम के हिसाब से बांट लिया है, सब टॉपिक के हिसाब से बांट लिया है। ऊपर यूपीपीसीएस के क्वेश्चन, नीचे यूपीएससी के क्वेश्चंस, और दोनों को मैंने फिर कोरिलेट कराने की कोशिश की है, एनालाइज कराने की कोशिश की है, अभी करूँगा आगे। इंट्रो, कंक्लूजन, वैल्यूडेशन के साथ साथ चर्चा, किस टॉपिक में किस प्रकार का इंट्रो लिखा जा सकता है। जैसे मान लो कि इम्पार्शियलिटी है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है। अब पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का टॉपिक सवाल आ गया किसी तरीके से, लेकिन आपको पता है कि अभी कुछ ही समय पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर के आर्टिकल 142 यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने। इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर के एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो क्या बेहतर नहीं होगा इनको कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस की तरह यूज करना? बेहतर होगा ना। तो जो इंट्रो कंक्लूजन है उसको बहुत सजग तरीके से उसका चुनाव करना है, चर्चा करनी है उस पर। ब्रेन स्टॉर्मिंग और प्रैक्टिस दोनों महत्वपूर्ण है। ब्रेन स्टॉर्मिंग से खाली काम चलेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि
बाकी जीएस के पेपर में आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कभी ना कभी लिखते रहते हैं, एथिक्स में उतना नहीं लिखते। तो मैं कहूँगा थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लो इसमें, एथिक्स में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। खाली ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अभी विशेष ने सवाल पूछा कि समझ में आ जाता है, जब लिखने जाता हूँ तो सब हेडिंग भी आ जाता है, डायमेंशंस भी समझ में आ जाते हैं, पर लिख नहीं पाता हूँ। तो अगर सब हेडिंग सब टॉपिक्स उसके डायमेंशंस अगर आपको ध्यान में आते हैं, इससे पता चलता है आपको टॉपिक की समझ है, आपने पढ़ा है ठीक से, समझा है ठीक से, पर आप लिख नहीं पा रहे हैं। मतलब आपको पता है कि आपको दौड़ना है, ऐसे चलना है, ऐसे कदम उठाने हैं, ऐसे करना है दौड़ने के लिए, लेकिन आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया तो आप गिर जाते हैं पहले कदम में ही। इसलिए प्रैक्टिस भी, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। लिंकेजेज, मैंने कहा जीएस का आंसर नहीं लिखना है, एथिक्स का आंसर लिखना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीएस के ज्ञान का उपयोग नहीं करना है, बिल्कुल करना है। जहाँ पे ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, उसके इथोस, उसके मैंडेट, उसके आर्टिकल्स, जीएस 2 से कमिटीज। जहाँ ज़रूरी है वहाँ सोसाइटी के सेलेक्टिव कीवर्ड्स, उनके अपने सिद्धांत, वो भी यूज करने हैं। इंटरलिंकेजेस एस्टेब्लिश करने हैं, अंतर संबंध स्थापित करना है। लेकिन वो कैसे? ढांचा होगा, शरीर होगा एथिक्स का, आत्मा होगी एथिक्स की, जो अंग होंगे मजबूती देने के लिए, शरीर को सुडौल बनाने के लिए, सुसंगठित बनाने के लिए, वो होंगे जीएस के। आत्मा और शरीर दिखने में एटलीस्ट एथिक्स का ही रखना, उनके अंग प्रत्यंग उस ढांचे में एथिक्स के फिट कर देना जीएस का। कोई दिक्कत नहीं, उससे मजबूती ही उसको मिलेगी और सुसंगठित शरीर बन पाएगा। ठीक है, अभी शुरू करें? यहाँ तक क्लियर? ठीक है भैया, आप शुरू करते हैं। सो पीवाईक्यू एनालिसिस, सिलेबस की समझ, आइए। अरे भाई कितना प्रचार करोगे? हाँ, तो ये अब देखो भाई, आपके सिलेबस में टोटल 7 थ्योरी के टॉपिक हैं, एक केस स्टडी है। यूपीपीसीएस की बात कर रहा हूँ, केस स्टडी का एक ही सवाल आता है। पहले तो आप सिलेबस देख लो और उसके बाद में उसकी पीवाईक्यू की एनालिसिस देख लेंगे। पहला जो टॉपिक है वो क्या है? नीति शास्त्र, मानवीय अंतः संबंध, मानवीय क्रियाकलाप में नीति शास्त्र का सारतत्व, इसके निर्धारक और परिणाम। कठिन हिंदी जो लिखी है वैसे लिखा है, जो आयोग ने लिखा है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। नीति शास्त्र के आयाम, सार्वजनिक और निजी संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेता, सुधारक, प्रशासक, उनके जीवन, उपदेश, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज, दोस्त यार, बिगड़ेल दोस्त, उनकी सब भूमिकाएं, वो सब। Ethics and human interface, essence, determinants and consequences of ethics in human action, dimensions of ethics, ethics in private and public relationship, human values, lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers and administrators, role of family, society and educational institutions in inculcating values। बड़ा टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट भी है। अगला टॉपिक जो है ये है एटीट्यूड, एटीट्यूड को लेकर भी बात करेंगे। तीसरा टॉपिक फाउंडेशनल वैल्यूज हैं सिविल सर्वेंट के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। अब आप देख रहे हो हमने क्या किया है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन ऊपर लिखा है, यूपीएससी का क्वेश्चन उसके नीचे लिखा है, और हमने एक कॉलम और जोड़ा है इसमें, इनसाइट ऑफ द थीम, कि इन क्वेश्चन से, इन थीम से हमने क्या सीखा और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही है, लेकिन वो तब समझ पाओगे जब क्वेश्चन समझोगे। अभी खाली टॉपिक दिखा दे रहा हूँ। 3 टॉपिक हो गए। चौथा टॉपिक मित्र, इमोशनल इंटेलिजेंस ओवरऑल अगर बोलूँ तो। ठीक है, आज के ज़माने में इमोशनल इंटेलिजेंस ईआई बहुत ज़रूरी है। आईक्यू वगैरह से आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन सीईओ बनना है तो आपको ईक्यू ज़्यादा चाहिए। मोरल थिंकर, फिलोसोफर फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो पढ़ेंगे यूरोप से लेकर के और इंडिया तक। ठीक है, लोक प्रशासन में सिविल सेवा के मूल्य क्या हैं, नीति शास्त्र, इसमें बहुत मज़ा आएगा कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल को ध्यान में रख करके, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कहें भले ना, लेकिन उनकी जो आंतरिक मनसा होती है सिविल सेवा में जाने की, वो सबको समझता है। दिक्कत की बात यह है कि हम सिविल सेवा का मूल्य ला नहीं पाए हैं लोगों के भीतर, ना तो ट्रेनिंग के माध्यम से, ना पाठ्यक्रम के माध्यम से। तो वो एक चुनौती है, लेकिन फिर भी हम एथिक्स तो पढ़ेंगे ही। और फिर
गवर्नेंस का टॉपिक जो आप GS2 में पढ़ते हैं, इसीलिए मैंने GS2 में गवर्नेंस पढ़ाया था, कहा था एक बार फिर से इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पब्लिक सर्विस क्या है, गवर्नेंस में प्रोबिटी क्या है, शुचिता क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, सिटीजन चार्टर क्या है, वर्क कल्चर क्या है, सर्विस डिलीवरी क्या है, पब्लिक जो फंड है उसका किस तरीके से उपयोग होना चाहिए, चैलेंजेज ऑफ करप्शन क्या है, ये सब टॉपिक्स हैं। हर जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इतने टॉपिक हैं भैया, और एक केस स्टडी है। उम्मीद है सिलेबस आपको पहले से पता होगा। आइए शुरू करें। अब देखो, ये जो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस है ना, अब मान लो ह्यूमन वैल्यू ही ले लिया। अब ह्यूमन वैल्यू आपने ले लिया। अब ह्यूमन वैल्यू में यूपीपीसीएस ने क्या सवाल पूछा, हम एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द हम एनालिसिस करेंगे, आपको समझाएंगे कि किस तरह से सवाल पूछा गया, क्यों पूछा गया, ये सब समझ आ जाएगी तो आप प्रश्न कुछ भी हो आप कर ले जाएंगे। सवाल क्या पूछा, एक बच्चा है, अपने आसपास जो देखता है उससे अपने मूल्य सीखता है। इस कथन के आलोक में मूल्यों के निर्माण में परिवार और समाज की भूमिका पर चर्चा करें। ठीक, इसमें कीवर्ड क्या है, अ चाइल्ड लर्न्स values by what it observes around him, discuss the role of family and society in the formation of values in light of this statement। एक बच्चा है, कीवर्ड, जो मूल्य सीखता है, वैल्यू दूसरा कीवर्ड। वैल्यू फॉर्मेशन में फैमिली और सोसाइटी का क्या रोल है, ऐसे ही यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब इसको लेकर के थोड़ी हम बात कर लेते हैं आपसे। आप मुझे बताओ, जब बात वैल्यू की आई, वैल्यू मतलब क्या, मूल्य मतलब क्या? मूल्य मतलब आप कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, कोई एक पर्टिकुलर विचार है जिसको आप उचित मानते हैं या अनुचित मानते हैं। ठीक, जैसे कि आपके लिए मूल्य हो सकता है, मूल्य मतलब क्या, जो कीमती है आपके लिए, अगर उसको इकोनॉमी की भाषा में बोले, मूल्य मतलब जो आपके लिए कीमती है, जो आपके लिए वांछनीय है, जो आपके लिए डिजायरेबल है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही हुआ मूल्य ना, यही हुआ ना वैल्यू। तो कोई चीज़ आपके लिए ज़रूरी है या गैर जरूरी है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जरूरी कोई चीज़ है या गैर जरूरी है, ये कैसे तय होता है? कोई चीज़ अच्छा है, बुरा है, जरूरी है, गैर जरूरी है, ये कैसे तय होता है? ये दो तीन तरीकों से तय होता है। एक तो आपकी अपनी जो कॉग्निटिव इवोल्यूशन है, तार्किक जो चेतना है, कि आप यहाँ पे पेशानी पे जोर डालते हैं, कसते हैं उसको, कितना प्रासंगिक, कितना जरूरी, कितना गैर जरूरी, कि भाई परमाणु युद्ध जरूरी है, गैर जरूरी, पाकिस्तान के लिए जरूरी है, हर बात पे धमकी देता है, भारत के लिए नहीं जरूरी कि भारत बुद्ध का देश है, भारत शांति का देश। दूसरा है, आप अपने आसपास समाज में जो कुछ भी देखते हैं, सीखते हैं, उसकी वजह से अगर समाज में चारों तरफ प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट हाई प्रॉफिट, यही चल रहा है, तो प्रॉफिट आपके लिए एक वैल्यू हो जाएगा, जरूरी वैल्यू। भले ही जैसे गांधी कहते हैं कि नैतिकता के बिना, संवेदना के बिना व्यापार और लाभ नहीं होना चाहिए, उनके जो 7 सिंह के सिद्धांत, लेकिन आपके लिए नैतिकता, एसेंस, इन सब का कोई वैल्यू नहीं है, आपके लिए प्रॉफिट है, कोर वैल्यू। लेकिन वहीं आप एक ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं, एक ऐसे समाज में जन्म लेते हैं जहाँ पब्लिक गुड्स, जहाँ पे कॉमन काज, सार्वजनिक भलाई, सार्वजनिक शुचिता, परोपकार, ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू, तो शायद आपके लिए रहीम कहते हैं ना कि जब आवे संतोष धन, सब धन थोड़ी समान, आपके भीतर संतोष का वैल्यू आ गया, आपके भीतर स्टोइकनेस, सेटिस्फैक्शन, इसका वैल्यू आ गया, तो फिर आप लालच, लोभ और प्रॉफिट के मोटिव को, उसके वैल्यू को आप वांछनीय नहीं मानेंगे, डिजायरेबल नहीं मानेंगे, इग्नोर करेंगे। सवाल क्या पूछा? सवाल पूछा एक बच्चे का जो वैल्यू सिस्टम है, उसके निर्माण में परिवार, समाज किस तरीके की भूमिका निभाता है। तो एक बच्चा है, एक बच्चे का जो दिमाग है वो पूरी तरीके से कोरी कागज है, जो कुछ भी परिवार और समाज उस पर लिख देगा उसका इम्पैक्ट उस पर ज़्यादा होगा।
क्योंकि जो कॉग्निटिव इवोल्यूशन होता है, चेतना का विकास होता है, उस पे भी संस्कार का, परिवेश का बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि आतंकवादी के पास भी कॉग्निटिव इवोल्यूशन तो होता ही। ओसामा बिन लादेन का भी तो विकास हुआ ही था। एक शानदार प्रोफेशनल था वो। उसकी डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स ने एक रिलीज की, तो कितना अमीर घराने से था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसको ऐसे लगता था कि इस दुनिया को दारुल इस्लाम बना देना है। उसको लगता था कि इस तरीके से हम क्रांति ला सकते। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ कॉग्निटिव इवोल्यूशन से आप वैल्यू नहीं सीख सकते। उसके लिए परिवेश कैसा है, परिस्थिति कैसी है, परिवार कैसा है, समाज कैसा है, क्योंकि उनसे ऊपर आप एक लिमिट के बाद नहीं उठ सकते। परिस्थितियाँ कैसी, वो निर्णायक भूमिका निभाती। जब आपके चेतना, आपके तर्कशीलता, जो संगत आपके विचार हैं और समाज के जो संस्कार हैं, जब उसमें टकराव होता है, जब कन्फ्लिक्ट होता है, तब डिपेंड करता है कौन पावरफुल है, कौन जीतता है। वो बात अलग है। लेकिन शुरुआत में जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, जब आपकी तर्कशीलता भी उतनी प्रभावी नहीं, आपका एक्सपोजर भी दुनिया के साथ उतना नहीं। रंग भेद बुरी चीज़ है, ये तब पता चला जब बाहरी दुनिया से भी उनका संपर्क हो। जाति भेद बुरी चीज़ है, ये तब पता चला जब उनको लगा नहीं ये बहुत अमानवीय है, कितना समस्या इससे होता है। सांप्रदायिकता बुरी चीज़ है, ये तब पता चलेगा जब लगेगा इससे भारत का ग्रोथ किस तरीके से प्रभावित हो रहा है। महिलाओं के प्रति जो भेदभाव है बहुत बुरी चीज़ है, ये तब पता चला जब ग्रोथ इम्पैक्ट होने लगा। महिलाओं ने आंदोलन शुरू कर दिया और हमारा ही समाज बहुत ही उसके फैब्रिक टूटने लगा और बहुत ही एक विभाजित समाज के रूप में सामने आने लगा। अदरवाइज तो सती प्रथा एक वैल्यू की तरह ट्रेंड कर रही थी भारतीय समाज में। तो कहने का अर्थ क्या है, अगर आपको ये पता चल जाए कि वैल्यू क्या है, अभी आज पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अगर ये पता चल जाए कि वैल्यू क्या है, वैल्यू को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं, परिवार होता है, समाज होता है, पीयर ग्रुप होता है, स्कूल कॉलेज होता है, आपका कॉग्निटिव एवोल्यूशन है, अगर ये आपको समझता है तो आप ये भी पता कर पाएंगे परिवार कैसे वैल्यू को प्रभावित करता है, समाज कैसे वैल्यू को प्रभावित करता है, स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पीयर ग्रुप्स कैसे प्रभावित करते हैं आपके वैल्यू सिस्टम को। और ये सब बातें अगर आपको पता है कि कौन प्रभावित करता है, कैसे प्रभावित करता है, एक एक आर्गुमेंट, एक एक तर्क, एक एक एग्जाम्पल। जैसे परिवार, महात्मा गांधी की माँ जो थी, वो भगवत गीता पढ़ने के लिए देती थी महात्मा गांधी को। तो गांधी ने क्या कहा कि मेरी दो माँ हैं, एक मेरी जन्म देने वाली माँ और एक मेरी गीता माँ। तो उन्होंने गीता के जो बुनियादी जो मूल्य सिखाए, बुनियादी जो वैल्यू इनकलकेट किए, उसकी वजह से महात्मा गांधी के वैल्यू सिस्टम का निर्माण हुआ। अनटू द लास्ट से जॉन रस्किन के जो गांधी ने सीखा, उनको सर्वोदय का मर्म समझ में आया। वो सर्वोदय का मर्म उनको एक हिसाब से उस लिटरेचर से समझ में आया, तो वो भी सोसाइटी का हिस्सा है, वो भी संस्कार का हिस्सा है। गीता के मर्म उनको अपनी माँ से, गीता के अध्ययन से समझ में आया। तो अगर आपको ये पता होगा कि पीयर ग्रुप कैसे प्रभावित करता है, समाज कैसे प्रभावित करता है, परिवार कैसे प्रभावित करता है, और उसके समर्थन में आपके पास आर्गुमेंट होगा, आपके पास एक बढ़िया एग्जाम्पल होगा, सुंदर एग्जाम्पल होगा, उधारी का एग्जाम्पल नहीं, रेलेवेंट एग्जाम्पल, फिर आपको नंबर मिलने से कौन रोक पाएगा। लेकिन ये तो करोगे नहीं, वैल्यू की एक सड़ी गली और कैसी भी परिभाषा रट लोगे। और सबको नहीं कह रहा हूँ, बट अधिकतर यही प्रैक्टिस है। एक परिभाषा रट ली जाती है, दो चार एग्जाम्पल रट ली जाते हैं, भारी भरकम वर्ड्स लिख दिया जाता है। प्रैक्टिकल रहो, सहज रहो, आगे बढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक समझा? तो मित्रों, सवाल क्यों पूछा इस टॉपिक पर, ये आपको समझा। और इस सवाल या इससे जुड़ते हुए, मिलते हुए किसी भी प्रकार के सवाल को आप हैंडल कर सकते हैं, अगर आपको कुछ कुछ बातें पता हो। अब आगे देखते हैं, डायमेंशन ऑफ एथिक्स। अब कह रहा है डायमेंशन ऑफ एथिक्स। एथिक्स के कौन कौन से डायमेंशन हो सकते हैं? जैसे सवाल यूपीएससी ने पूछा है, एथिक्स encompasses several key dimensions that are crucial in guiding individuals and organizations towards morally responsible behavior. Explain the key dimensions of ethics that influence human action. Discuss how these dimensions shape ethical decision making. अब क्या है कि डायमेंशन ऑफ एथिक्स एक सब टॉपिक ही है, एक माइक्रो थीम ही है। अगर अलग अलग जो आयाम है, जैसे कि मान लो
एक नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स बताता है कि समाज में नैतिकता की क्या क्या मानदंड होंगे और कैसे कैसे होंगे। अगर आपको ये पता है कि नॉर्मेटिव एथिक्स मानकीय नीतिशास्त्र समाज में नैतिकता को परिभाषित करने वाले, नैतिकता को गढ़ने वाले परिभाषाओं को, पद्धतियों को बताता है, और उनके कुछ कुछ तर्क, उनके कुछ कुछ एग्जाम्पल अगर आपको पता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को डील कर ले जाएंगे। कह रहा है डिटर, अब पढ़ेंगे डिटेल में, इसलिए भी यहाँ नहीं बता रहा हूँ कि अब एक एक माइक्रो थीम को डिस्कस करूँगा, 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। तो थोड़ा सा बस आपको क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, आपको क्या पता होना चाहिए, एक एनालिटिकल अप्रोच बता रहा हूँ। पहला टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसलिए लग रहा है, अदरवाइज तो 1-1 मिनट लगेगा बाकी में। डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स। डिटर्मिनेंट का हिंदी मतलब होता है निर्धारक। निर्धारक मतलब जो निर्धारित करते हैं, तय करते हैं। एथिक्स को या नैतिकता को कौन तय करता है? आपको अगर ये पता चले कि एथिक्स और नैतिकता को कौन तय करता है, तो आपको इस टॉपिक को रटने की जरूरत खत्म हो जाएगी। नैतिकता को कौन तय करता है बताओ? अभी हाल फिलहाल में एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि किस तरीके से जो लॉ है, जो कानून है, लगभग सभी प्रकार के कानूनों की, कुछ को छोड़ करके, क्योंकि कई बार नैतिकता, एथिक्स जो है वो भी कानून से डिफाइन होती है। जैसे ट्रिपल तलाक नैतिक था, महिलाओं के प्रति गैर बराबरी और भेदभाव पर आधारित था। तलाक की बिद्दत पर नैतिक था, क्योंकि उसको समाज ने स्वीकार कर लिया हुआ था। लेकिन कानून ने कहा नहीं, अब ट्रिपल तलाक, तलाक की बिद्दत गैर कानूनी। तो नैतिकता की जो परिभाषा थी समाज में, वो बदल गई। कैसे बदल गई? कानून के वजह से सती प्रथा को बैन कर दिया गया, डाउरी को बैन कर दिया गया। तो जो परंपरागत नैतिकता थी उसको कानून ने बदल दिया। पर अधिकतर कानून जो सामाजिक परिवेश है, समाज में जो व्याप्त नैतिकता है, उसी से डिफाइन होते। आज भी होमोसेक्सुअलिटी को कानून उस हद तक पचा नहीं पाया है। होमोसेक्सुअलिटी या होमोसेक्सुअल को शादी करने का अधिकार, एलजीबीटी को शादी करने का अधिकार भारत नहीं दे पा रहा है, अधिकतर देश नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतर देश के समाज में जो नैतिकता है वो इसके विरुद्ध है, और इसलिए कानून समाज के खिलाफ जाकर के कुछ करने से डरता है। क्योंकि कानून जो है उसका उद्देश्य है यूटिलिटेरियन थ्योरी, समाज की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है कानून। तो डिटर्मिनेंट ऑफ जो एथिक्स है, नैतिकता को जो प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, जो अवयव हैं, जो कारण हैं, वो क्या क्या है? वो समाज भी है, वो कानून भी है, वो सब कुछ है। कई बार कानून समाज को और नैतिकता को प्रभावित करता है, कई बार वाइस वर्सा, अधिकतर बार वाइस वर्सा। अभी सवाल पूछ रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय ह्यूमन एक्शन एथिक्स, डिस्कस द डिटर्मिनेंट एंड कंसिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। कह रहा है कि भाई मानव क्रिया में जो भी ह्यूमन करता है, जो भी इंसान करता है, उसकी जो भी नैतिकता है, उसके कौन कौन से कारण होते हैं, उसके कौन से निर्धारण करने वाले, डिटरमाइन करने वाले कारण होते हैं, और उनके क्या परिणाम होते हैं, ये बताओ। तो कुछ नहीं, 1 2 3 4 कर देना। सोसाइटी ऐसे करती है, कानून ऐसे करता है, उसका पर्सनल मोरल कंपास होता है, वो इस तरह से प्रभावित करता है, और उसके क्या एग्जाम्पल दे देना है। जैसे अशोक था, अशोक को समाज ने प्रभावित नहीं किया, अशोक को कोई कॉग्निटिव एवोल्यूशन उसका नहीं हुआ, लेकिन सर्कमस्टेंशियल जो एक एक्सपीरियंस हुआ उसको, पारिस्थितिकी जो अनुभव हुआ कलिंग के युद्ध के बाद, उससे अशोक की जो वैल्यू सिस्टम थी, अशोक का जो मॉरलिटी था, उसका जो एथिक्स था, वो सब बदल गए। उसके मूल्य ही बदल गए युद्ध को लेकर के। वो बुद्ध की शरण में चला गया। तो किसी भी व्यक्ति के नैतिक मूल्यों को, नैतिकता को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं, अगर ये आपको पता चल जाए, उनके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं ये आपको पता चल जाए, सप्लीमेंटेड विद एन एग्जाम्पल, रिलेवेंट एग्जाम्पल, आपका काम हो गया। मूल्य क्या है, इनके केंद्रीय तत्वों पर प्रकाश डालिए। मूल्य को ठीक से समझ लिया, और ठीक से समझ लें उनके कौन कौन से फैक्ट कंपोनेंट होते हैं, एलिमेंट होते हैं, ये पता चल जाए, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल कुछ हो जाए, अच्छा इंट्रो, अच्छा कंक्लूजन। एथिक्स और मोरालिटी। अब भाई
एथिक्स थोड़ी सी ब्रॉडर टर्म है, समाज के स्तर पर अधिकतर देखा जाता है। मोरलिटी इंडिविजुअल भी हो सकती है, जैसे एक समाज है पर्टिकुलर, वहां पे अपर्थाइड है। अपर्थाइड मतलब नस्लवाद, नस्लभेद, रंगभेद। उस समाज में एथिकल है, धूमधाम से चल रहा है। मैंने बार बार एक मूवी का जिक्र किया जिसे मैं कुछ 4 बार देख चुका हूं, जेंगो अनचेंड, क्विंटन टेरेंटिनो की मूवी है। अब जेंगो अनचेंड में लियोनार्डो भी उसमें, उस समाज में यूनाइटेड स्टेट के अपर्थाइड गुलामी खूब चल रही थी। एक ब्लैक व्यक्ति घोड़े पे नहीं बैठ सकता। इस बात का समर्थन करने वाले खुद ब्लैक थे कि एक ब्लैक घोड़े पे कैसे बैठ सकता है, ये बात खुद ब्लैक कहते थे। ये थी वहां की एथिक्स। लेकिन उसी में क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज भी है, डॉक्टर सुल्ज का जो रोल निभा रहा है उसमें। वो मानता है ऐसा नहीं है, जेंगो इज फ्री मैन, वो घोड़े पे बैठ सकता है। वो उसके पर्सनल कंपास, निजी मूल्य, पर्सनल कंपास, निजी दिक सूचक या घड़ी जिस तरीके से दिशा दिखाती है, कंपास जो क्या होता है, कंपास को क्या बोलते हैं हिंदी में, दिक सूचक ही बोलते हैं ना, दिशा दिखाने वाला यंत्र। तो जिस तरीके से वो मार्ग दिखाता है, दिशा दिखाता है, ऐसे ही व्यक्तिगत रूप से जो आपको सही गलत का फर्क दिखाए, वो है आपकी मोरलिटी, वो है आपको व्यक्तिगत नैतिकता। तो मोरलिटी इज मोर अबाउट इंडिविजुअल वैल्यूज, वेयर एज एथिक्स इज फॉर सोसाइटी या सोशल लेवल पे। इस तरीके से आप अंतर ठीक से बता करके और उसको आप कर सकते थे। प्राइवेट और पब्लिक स्फेयर में एथिक्स की बात है। राम जेठमलानी एक बड़े वकील माने जाते थे। तो राम जेठमलानी के बारे में कहा जाता है कि राम जेठमलानी जैसा वकील तो बनो, पर उनके जैसी वकालत मत करो। कि भाई आप अजमल कसाब का भी केस ले लेंगे, आप क्रिमिनल्स, बहुत ही अनएथिकल, बहुत ही निंदनीय किस्म के कृत्य करने वाले लोगों का भी आप केस ले लेंगे पैसों के लिए। प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से तो ठीक है कि भाई ठीक है, मैं वकील हूं तो मैं केस लूंगा। लेकिन फिर महात्मा गांधी के उससे ध्यान आता है कि महात्मा गांधी कहते थे कि भाई मैं वकील हूं लेकिन मैं गलत किस्म के केसेस को नहीं लूंगा, मैं लिटिगेशन नहीं, मीडिएशन में भरोसा रखता हूं। मीडिएशन रेदर लिटिगेशन। एक वकील है जो झगड़ा बढ़े और उससे कैसे प्रॉफिट कमाया जाए, अपना क्लाइंट कैसे जीते, इसमें अगर जोड़ तोड़ करके करता है तो वो प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से ठीक है, दिक्कत नहीं है। लेकिन पर्सनल लेवल पे फिर वो मोरल है क्या, ये सवाल उठेगा। एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, पर्सनल जो प्रोफेशनल यानी कि पब्लिक स्फेयर में बहुत शानदार है, बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही एथिकल है, लेकिन घर में आकर के अपनी पत्नी की पिटाई करता है। केस स्टडी पूछा था यूपीएससी ने, तो घर में आकर के पत्नी की पिटाई करता है, रोज डोमेस्टिक वायलेंस करता है। प्राइवेट लाइफ में उसका बड़ा गंदा आचरण है। तो क्या वो एथिकल कहा जाएगा उसे? प्राइवेट और पब्लिक स्फेयर में एथिक्स जो है, जैसे यहाँ पे एक सवाल पूछा, द क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन मॉडर्न टाइम इज ट्रेस्ड टू अ नैरो परसेप्शन ऑफ गुड लाइफ। अब गुड लाइफ की जो परिभाषा है, उसका जो नैरो परसेप्शन है, वो एथिकल वैल्यूज को इरोड कर रहा है। कैसे इरोड कर रहा है? गुड लाइफ का मतलब है लग्जरी, गुड लाइफ का मतलब है कंफर्ट वाला लाइफ, गुड लाइफ का मतलब है अचीवमेंट। इसकी वजह से प्राइवेट लाइफ भी तबाह हो रही है, पब्लिक लाइफ भी तबाह हो रही है। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या प्राइवेट या पर्सनल जो स्फेयर है वो पब्लिक मोरलिटी को, पब्लिक स्फेयर में एथिक्स को प्रभावित करता है, या पब्लिक स्फेयर में जो एथिक्स है वो पर्सनल लेवल पे प्रभावित करता है। पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल का जो कन्फ्लिक्ट है कि कोई एक व्यक्ति है, वो व्यक्तिगत जीवन में बिल्कुल भी नैतिक नहीं है, तो क्या वो अपने सार्वजनिक जीवन में
कृत्यों को जस्टिफाई कर पाएगा, कामों के साथ न्याय कर पाएगा। जैसे कि अभी कल ही मैं सैम मानेकशॉ का एक इंटरव्यू देख रहा था, पुराना फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। तो होम सेक्रेटरी ने शायद, या डिफेंस सेक्रेटरी ने होम सैम मानेकशॉ से कहा कि सैम, डू यू ड्रिंक? सैम ने कहा यस आई डू। बोला ये अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। सैम ने कहा मिस्टर सेक्रेटरी, आप कह रहे हैं ड्रिंक मत करो क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। मेरी वाइफ कहती है सुंदर लड़कियों से बात मत किया करो, ये अच्छा नहीं है शादीशुदा लाइफ के लिए। पर मैं दोनों करता हूं और मैं बहुत खुश हूं। अब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि सैम मतलब सिलेबस के हिसाब से फिर ध्यान में आने लगता है कि सैम अपने प्राइवेट लाइफ में वाइन पीते हैं, ठीक है, सुंदर लड़कियों से फ्लर्ट करते हैं, ठीक है, क्या इसका उनके प्रोफेशनल लाइफ पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या? उन्होंने तो 1971 का युद्ध 13 दिन में जीत करके दे दिया। उन्होंने तो पॉलिटिकल बॉसेस के साथ अच्छा बैलेंस बना के रखा। इंदिरा गांधी ने डर हो गया था कि वो तख्ता पलट कर देंगे, तो एक दिन बुलाया उनको ऑफिस में और बोला सैम, सुना है तुम मेरा तख्ता पलट करने वाले हो, कू करने वाले हो, लोग कहते हैं। तो सैम ने कहा आपको लगता है मैं ऐसा, आपको लगता है ऐसा, डू यू थिंक सो? तो इंदिरा गांधी ने कहा मुझे नहीं लगता है यू कैन डू दैट। तो सैम ने मजाक में बोला सटायर में कि क्या मैं इतना ही इनकॉम्पिटेंट हूँ कि मैं नहीं कर सकता? तो फिर ठहाके में बदल गया और बात खत्म हो गई। कहने का अर्थ ये है कि इतना पावरफुल होने के बावजूद भी एक शानदार प्रोफेशनल लाइफ उन्होंने बिताया। तो क्या प्राइवेट लाइफ पब्लिक लाइफ को डिस्टर्ब करती है, अफेक्ट करती है, कन्फ्लिक्ट होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, इस पर चर्चा करेंगे, आर्गुमेंट डेवलप करेंगे, PYQs देखें। सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। अब आपको पता है भारत में 2-3 स्कीम चल रही है। स्वच्छ भारत अभियान, 10 साल हो गए स्वच्छ भारत अभियान को। कितने साल हो गए भाई? 10 साल हो गए ना? यस तो स्वच्छ भारत अभियान पे एक निबंध भी कराया है लास्ट ईयर ही, वो निबंध देख लेना। GS में कुछ आ जाएगा तो ठीक है। एथिक्स में एग्जाम्पल कोट कर देना, पेटेंट एग्जाम्पल है। एक होता है बिहेवियरल एथिक्स, एक होता है नज एथिक्स। नज का मतलब है आपके व्यवहार को परिवर्तित कर देने वाला, जैसे नज इकोनॉमिक्स होता है कि आपको पता होगा जब उनको मिला था पुअर इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल, तब बड़ी चर्चा में था कि कहीं पे ह्यूमन फेस पड़ा हुआ है, फेसेस हैं, और वहाँ पे मक्खियाँ भिनभिना रही, बगल में रोटी रख दिया, वहीं मक्खियाँ उठ करके रोटी पे बैठी, तो लोगों को लगा नहीं, ओपन डिफिकेशन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही ये जो टॉपिक है परसुएशन का, अगर स्वच्छ भारत मिशन जो एक बहुत बड़ा जीता जागता मिसाल है एक जन आंदोलन का, कि किस तरीके से किसी योजना में जब पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस लाया जाता है, जब उस पर्टिकुलर योजना को आम जनता के साथ जोड़ दिया जाता है, उनके हाथों में उसकी कमान दे दी जाती है चलाने की, तब उसकी सफलता कितनी बेमिसाल होती। स्वच्छ भारत अभियान में हर जनता, हर व्यक्ति को लगने लगा था कि मैं स्वच्छाग्रही हूँ, हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। उसके पीछे ढेर सारे प्रचार, ढेर सारे परसुएशन, जिसको कहते हैं प्रभाव करने के तरीके, वो सब काम कर रहे थे। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर ठीक से अनुनय किया जाए, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक रूप से प्रभावित किया जाए, तो हम व्यवहारिक परिवर्तन ला सकते हैं। डाउरी जो अब भी भारत में ठीक ठाक है, ये बात अलग है कि हर किसी को IAS लड़का ही चाहिए या 100 करोड़ वाला ही दामाद चाहिए, ये भी समस्या है भारत में, तगड़ी समस्या है। तो ये भी ख़त्म होना चाहिए, डाउरी भी ख़त्म होना चाहिए। महिलाओं की बराबरी की बात अगर करनी है, ये सब करना है, तो उसके लिए सोशल परसुएशन एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। ऐसे ही समाज में जो बाकी भी बुराइयां हैं, उनके लिए भी हम ये सब कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन जो है एक सफलता का बड़ा उदाहरण है। अप्लाइड एथिक्स। अब अप्लाइड एथिक्स या बिहेवियरल एथिक्स, ये थोड़ा गलत सवाल यहाँ पे आ गया। अप्लाइड एथिक्स या बिहेवियरल एथिक्स की अगर हम बात करें, तो आपको पता है कि हमारे लोक जीवन में जो कुछ भी डे टू डे हम देखते हैं, कोई भी प्रोफेशन, जैसे बिजनेस है, जैसे कि मेडिकल साइंस,
जैसे कि मीडिया है, तो हमें बेसिक मिनिमम एक्सपेक्टेशन होती है कि बिजनेस करने वाला मुझसे अनुचित मुनाफा नहीं लेगा, गलत सामान नहीं लेगा देगा। इसी को हम कहते हैं बिजनेस एथिक्स। जहां हम इलाज करवा रहे हैं वो हमारी किडनी नहीं निकाल के बेच देगा, जबरदस्ती वेंटिलेटर पे नहीं रखेगा, महंगी और पेटेंट वाली दवाएं नहीं लिखेगा बल्कि जेनेरिक लिखेगा, गलत दवाएं नहीं लिखेगा, जबरदस्ती एंटीबायोटिक नहीं चिप देगा, भ्रामक न्यूज कराची पोर्ट तबाह नहीं करवा देगा, युद्ध महायुद्ध नहीं करवा देगा, माइक से ही महायुद्ध करवा देने वाले, टैंक चला देने वाले पत्रकार नहीं बनेगा। तो ये सब मीडिया एथिक्स में आता है। तो जो प्रैक्टिकली हम डील करते हैं, वॉट एवर वी डील प्रैक्टिकली इन आवर डे टू डे लाइफ, बी इट बिजनेस, मेडिकल और मीडिया, these come under these behavioral ethics, the practical ethics, the applied ethics, business ethics, media ethics, medical ethics। और इन सब को जब हम अंत में देखते हैं तो हमें मिलता है उनका परिणाम, कि ये सभी प्रकार की जो नैतिकता है उनके क्या रिजल्ट मिले, उनके क्या परिणाम हुए, उनके क्या लाभ, क्या पाया, क्या खोया, ह्यूमन लाइफ में क्या इसके इम्पैक्ट हैं, क्या इनके प्रभाव हैं। बाद में जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स सीधे सपाट हैं, थोड़े एनालिटिकल हैं, पढ़ेंगे। जैसे एटीट्यूड है, किसी व्यक्ति का अप्रोच दिखाता है किसी काम को लेकर के, उसको काम को करने के प्रति। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कोई कंटेंट मैंने दिया, अब सूक्ष्मदर्शी लेकर के कोई बैठेगा, बोलेगा इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। ठीक है, ये उसका एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, क्योंकि वो कुछ अच्छा देख ही नहीं पा रहा है। एक बहुत आज ही की एग्जांपल है, एक ऐसे स्टूडेंट ने किया, फिर मैंने सोचा, मुझे मैसेज आया टीम से कि ऐसा ऐसा बोल रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसके पिछले 4-5 मैसेज जरा मुझे भेजो, इसने जो ग्रुप में किया हो। वो 4-5 मैसेज मुझे भेजे गए। उन 4-5 मैसेज में मज़े की बात क्या है, जिस दिन उसने ज्वाइन किया उस दिन से नेगेटिव कमेंट चालू थे। इंस्टीट्यूट को उसको डिस्काउंट देना था, तो उससे उसका एडमिट कार्ड मांगा गया। उसने कहा एडमिट कार्ड नहीं दूंगा तो नहीं होगा। तो कहा अगर आपको बेनिफिट लेना है तो एडमिट कार्ड देना पड़ेगा, पता तो चले यू आर अपेयरिंग इन मेंस। उसने कहा नहीं, मैं अपनी प्राइवेसी का सम्मान करता हूँ। तो ठीक है, प्राइवेसी का सम्मान कीजिए। तो पहले दिन से ही उसके सारे मैसेज, सारे कम्युनिकेशन नेगेटिव वाले थे। तो ये उसका एटीट्यूड दिखाता है। पॉजिटिव लोग, अच्छा ठीक है यहाँ पे ये कमी, चलो मैं फिक्स कर लेता हूँ, क्योंकि परफेक्ट तो कुछ नहीं है, इन लोगों की भी अपनी लिमिटेशन है, समय के, रिसोर्सेज के, ठीक है कर लेता हूँ। तो आधा गिलास खाली आधा गिलास भरा वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत लेमन कॉन्सेप्ट है, बट एटीट्यूड में हम ठीक से पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति का साइकोलॉजिकली, मटेरियली, सोशली, हर लिहाज से जो एक अप्रोच है, जो डील करने का एक दृष्टिकोण है, वो कैसा है, न्यूट्रल है, नकारात्मक है, सकारात्मक है, या कुछ और है। ठीक है, और ये सिविल सर्वेंट के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट है ना, उसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। कोविड आया तो जैसे तैसे करके आपको ऑक्सीजन प्लांट लगाने, आपको इंडस्ट्री के साथ कोलेबरेट करना है, आपको लोकल बॉडीज के साथ काम करना है, बजाय इसके कि आप ये पत्र पे पत्र लिखते रहो कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो। रोना नहीं है, काम करना है, आपको क्राइसिस से निकलना है, आपको अभाव में काम चलाना है। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो सिविल सर्वेंट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, इसमें तो बहुत डिटेल में बात करेंगे क्या होना चाहिए सिविल सेवकों के लिए। इंटीग्रिटी, अब एक टर्म है ऑनेस्टी और एक इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्रॉबिटी, ये 3 टर्म है। ऑनेस्टी मतलब ईमानदार होना है। ईमानदार होना मतलब आपने चोरी किया, आपने बता दिया कि मैंने चोरी किया है। इंटीग्रिटी मतलब आपने चोरी ही नहीं किया। मनमोहन सिंह चोर नहीं थे, चोरी नहीं किया, लेकिन उनके मंत्रियों ने चोरी किया। मनमोहन सिंह ईमानदार हो सकते, लेकिन इंटीग्रिटी वाले नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इंटीग्रिटी वाले होते तो चोरी होने ही नहीं देते। आप चोरी करें और बता दें कि
मैंने चोरी किया तो आप ईमानदार हो जाएंगे, लेकिन आप इंटीग्रिटी वाले होंगे तो चोरी करेंगे ही नहीं, ऐसी परिस्थिति ही नहीं उपजने देंगे और आसपास भी चोरी नहीं होने देंगे। बीइंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बीइंग द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आपकी यह भी जिम्मेदारी है कि आप किसी प्रकार का करप्शन ना होने दें, किसी प्रकार की पॉलिसी पैरालिसिस ना होने दें। तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो आप ईमानदार हो सकते हैं, ऑनेस्ट हो सकते हैं, पर इंटीग्रिटी को लेकर के, अब इंटीग्रिटी मतलब मैं कह रहा हूं तो उस सेंस में नहीं कि वो वैसे पर्सनल इंटीग्रिटी नहीं थी। कहने का अर्थ ये है कि जो भी आरोप लगते रहे हैं उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, उन पे तो आरोप नहीं लगे, लेकिन जो उनके मिनिस्टर्स पे आरोप लगते रहे, भले ही उसमें अधिकतर पॉलिटिकल हो, लेकिन जो कुछ भी कन्विक्शन है, जो कुछ भी चीज़ें साबित हुई, उससे पता चलता है कि एक लीडर के तौर पे, मंत्रियों के लीडर के तौर पे उनको और बेहतर इंटीग्रिटी और बेहतर उनको कंट्रोल दिखाना चाहिए था। तो ये हो गया ऑनेस्टी, ये हो गया इंटीग्रिटी। प्रोबिटी, प्रोबिटी को हिंदी में बोलते हैं सुचिता, इंटीग्रिटी को हिंदी में बोलते हैं सत्यनिष्ठा, इसको बोलते हैं ईमानदारी। सत्यनिष्ठा और सुचिता मोर और लेस सेम ही चीज, फर्क सिर्फ इतना है, सुचिता को जनरली हम गवर्नेंस जैसे टॉपिक से, प्रशासन जैसे, लोक जीवन जैसे इस फेयर से जोड़ करके देखते हैं, जबकि सत्यनिष्ठा हर लेवल पे, हर प्रकार के जीवन में, हर स्फेयर में, हर डायमेंशन से रिलेट करती। तो इंटीग्रिटी एंड प्रोबिटी इज मोर और लेस सेम, बट डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा गवर्नेंस से डील करता है और ये हर जगह से डील करता है। इंटीग्रिटी एक अम्ब्रेला टर्म है, सुचिता उसका नैरोड वर्जन है। इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, पॉलिटिकल जब स्फेयर में होगा तो हम नॉन पार्टिसनशिप की बात करेंगे कि भाई जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, तो सरकार किसी की भी आए, किसी की भी जाए, पॉलिसी लेवल पे कंटिन्यूटी बनी रहे, ईमानदारी बनी रहे, सर देश चलता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं वो किसी भी पार्टी का फेवर न करें, किसी भी आइडियोलॉजी का फेवर न करें, तटस्थ होकर के, विचारधारा से तटस्थ होकर के, राष्ट्रहित, संवैधानिक नैतिकता को केंद्र में रख के, जन भलाई को केंद्र में रख करके राजनेताओं को, एग्जीक्यूटिव को सलाह दें। ये है नॉन पार्टिसनशिप। ठीक है। एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन। मान लो ये तुम हो और तुमने किसी को देखा भीख मांग रहा है, तुमको दया आई, उफ, पिटीनेस। तुमने किसी को देखा दर्द से करा रहा है, तुमको उस पर दया आई, तुमको उस पर सहानुभूति जागृत हुई, क्योंकि तुमने इससे पहले और भी कहीं देखा था ऐसा। इसको कहते हैं सिंपैथी। तुमने किसी को देखा, उसका पैर फ्रैक्चर हुआ है, चोट खाया हुआ है, तुमने उसको तुरंत कहा, अरे रे 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 रे, मेरा भी 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा नहीं होना था, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, जरूर तुमको बहुत दर्द हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द। क्यों? क्योंकि मेरे भी पैर में बीमारी फट चुकी है, जो बीमारी तुम्हारे पैर में फटी हुई है, उसके जूते में आपने पाँव रख करके अनुभव किया उसका पेन। यह है एम्पैथी। इसको हिंदी में बोलते हैं समानुभूति, समानुभूति, समान अनुभूति, सेम सेम फीलिंग। लेकिन नहीं, आप इससे भी आगे बढ़ करके उसको ऑटो में लादते हैं और हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, और फिर उसका इलाज शुरू होता है, उसकी पीड़ा को कम करने की कोशिश करते हैं। यह है करुणा। ये करुणा है जो मुझको, तुझको, सबको अपनाती है। बुद्ध के शब्दों में कहें तो करुणा दिए के प्रकाश की तरह है, जो राजा को, रंग को, गरीब को, अमीर को, प्रजा को, शासक को, दुखिया को, सुखिया को, सबको प्रकाशित करती है, सबको आलोकित करती है। ओशो एसो धम्म सनातनों में कहते हैं कि जो करुणा है वो कोई भी किसी पर भी कर सकता है। एक राजा है, वो प्रजा को, गरीब को, दुखिया को, भिखारी को, कमजोर को देख करके दया कर सकता है, लेकिन जो भिखारी, कमजोर, प्रजा, दुखिया है, वो राजा को देख करके दया नहीं कर सकता, पिटीनेस का भाव नहीं ला सकता। लेकिन करुणा कोई भी किसी पर कर सकता है। एक भिखारी भी, एक गरीब भी, एक दुखिया भी राजा को देखकर करुणा रख सकता है कि देखो बेचारा, शासन का बोझ कितना है इसके ऊपर, कितना पीड़ा में है हर लिहाज से। उसके प्रति ये औरंगजेब जैसे क्रूर और एक धर्मांध शासक के प्रति भी
करुणा रखी जा सकती, कि वो धर्म के अंधेरे में, धर्म के कटुता में, साम्राज्य के विस्तार में इतना अंधा हो गया कि उसको आम जनता की भलाई का, शासन के मानदंडों का सुध ही नहीं रहा। उस पर भी करुणा हो सकता है, क्योंकि करुणा वर्गगत या क्लास की मोहताज नहीं है। करुणा छोटे और बड़े का भेद नहीं रखती है। पढ़ेंगे हम इसको, एक एक टॉपिक को। करुणा में एक्शन भी होता है। इसको हम ऐसे करते हैं, ये है एम्पैथी, इसमें हमने डाल दिया एक्शन, तो ये हो गया कंपैशन। तो एम्पैथी प्लस एक्शन इज इक्वल टू कंपैशन। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया। अच्छा, विचारक में तो 10-20 विचारक पढ़ लेंगे, उनकी कुछ लाइनें चेप दीजिएगा आप वहाँ जा करके, हो जाएगा। सिविल सेवा में नीति शास्त्र, एग्जाम्पल्स में चलेंगे, अच्छे एग्जाम्पल चलेंगे। और ये पूरा गवर्नेंस का टॉपिक है, इसमें तो GS2 वाला मामला पूरा रिवाइज हो जाएगा एथिकल पर्सपेक्टिव से। इतना ही है सिलेबस। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। सिलेबस समझा? हाँ, या कोई दुविधा है? आया सब समझ में समझ। हाँ, अच्छी तरीके से समझा दिया। ठीक है। अब क्या है ना भाई, एथिक्स में एक दिन मैंने बोला था, क्लास लिया था ऐसे, एथिक्स और एस्से कैसे अप्रोच करें उसमें, कि कुछ लोग 3-3, 4-4 घंटे का 20-25 क्लास चलाते हैं। अब दिक्कत यह है कि 20-25 क्लास तो चलाना नहीं 3 घंटे की। आप लोग खुद ही कहोगे कि मास्टर पागल कर दे रहा है, क्योंकि वो ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है। ठीक है, मैंने ज़िंदगी में जितना भी पढ़ा है, अब वो ज्ञान का प्रदर्शन करूँगा, प्रभावित हो जाओगे लेकिन आपका भला नहीं होगा। प्रदर्शन नहीं करना है, बल्कि प्रभावशाली तरीके से पढ़ाना है। तो जो ज्ञान है उसको किस तरीके से लेजर गाइडेड वेपन की तरह आपको दे सकूं, उसकी कोशिश है। बहुत क्रिस्प कंटेंट, बहुत ही वैल्यूडेशन शार्प रहेगा। 2-3 दिन में एक लेक्चर रखने की कोशिश रहेगी। तो आज PYQ और कुछ ऐसे दिखाया। ये कंटेंट जो PYQ का है आपको हम अभी उपलब्ध करा देंगे थोड़ी देर में। PYQ देखिए, एनालाइज कीजिए इसको। संडे है, थोड़ा हेल्थ अच्छा नहीं है। कल फिर से मैं एक बार ब्लड सैंपल दूंगा, एक बार देखता हूँ क्या इशू है, कैसे है। 2-3 चीज़ें चल रही है बहुत मार्केट में, कोविड चल रहा है, डेंगू वेंगू बहुत चल रहा है। तो आप लोग भी खुद को सुरक्षित रखिए। तो कैसे भी करके हम 2 दिन में, यानी ट्यूसडे तक, मंडे ट्यूसडे तक पहला लेक्चर जो है थोड़ा लंबा रखेंगे, 2 से 3 घंटे का रखेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। तो पहला लेक्चर करेंगे और बाकी टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, तो अच्छे से थोड़ा समझेंगे। उनके जो PYQs हैं उनका मॉडल आंसर बनाने का मैंने टीम मेंबर से रिक्वेस्ट कर दिया है कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो बनाओ, मैं उसमें आर्गूमेंट और वैल्यूडेशन कर दूंगा। तो आपको हम PYQ के मॉडल आंसर भी देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप ठीक से प्रैक्टिस कर पाएँ और आप क्वेश्चंस लिख ही सकते हैं जो भी अवेलेबल है। ठीक है, GS5-6 का जो बुकलेट आपको मिल गया, रिवाइज कीजिए। जो कंटेंट है टॉपिक वाइज उससे रिवाइज कीजिए। कुछ क्वेश्चंस जो हैं GS6 में ही अग्नि परीक्षा के क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं। हाँ, नाइट में ही रहेगा, तो उससे आप थोड़ा पढ़िए। बाकी GS1, GS2, GS3, GS5, GS6 हो गया तो उतना। थैंक यू भाई, कर लीजिए तब तक। और हिंदी के लिए, हाँ बोलो राहुल, क्या करो? सर एक प्रॉब्लम ये आ रही है टेक्स्ट में, जैसे भी एक प्रश्न मूल्य क्या है, इसके केंद्रीय तत्व व प्रकाश डालिए। तो जैसे कि अगर पेपर में होता है, जैसे कि आगे आप फर्स्ट पेपर में प्रथम विश्व युद्ध के कारणों से हुआ, तुरंत एक डायमेंशन आ जाता दिमाग में। इस पेपर में पर्टिकुलरली ये समस्या आ रही है कि डायमेंशन नहीं आ पा रहा है। अभी मतलब जैसे बताया ना, मूल्य क्या है की परिभाषा तो तो वही चलो आ तो जाएगी, डायमेंशन लेकिन मेरे एक भाई, केंद्र डायमेंशन आपको आए सोचना आए, इसलिए तो बताया ना कि मूल्य क्या है, इसके लिए डायमेंशन कैसे सोचे। मूल्य क्या है, डायमेंशन कैसे आप क्रिएट करोगे? मूल्य समाज को लेकर के, मूल्य व्यक्तिगत जीवन को लेकर के, मूल्य यूनिवर्सल वैल्यूज को लेकर के, मूल्य परिस्थिति को लेकर के, पर्टिकुलर सोसाइटी को लेकर के। जब आप सोचोगे तब आपको समझ में आएगा, अच्छा मूल्य ये होते हैं, मूल्य ये होते हैं, वहाँ डायमेंशन क्रिएट होगा ना। तो सोचना ही तो सिखा रहा हूँ ना यहाँ पे आपको, बाकी तो डेफिनेशन दूंगा ही। अभी डिस्कस किया, एक बार रिकॉर्डिंग सुनिएगा फिर से। ठीक। यस, तो
जितने पेपर हो चुके, अच्छा हिंदी को लेकर के फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन है कुछ लोगों को। हिंदी को लेकर के मैंने पहले भी जो प्रॉमिस किया था वो अब भी टिका हुआ हूँ, काम भी शुरू कर दिया है कि हिंदी में अधिकतर चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव किस्म की होती हैं उसमें से अधिकतर चीज़ें PYQ बेस्ड आती हैं, जैसे कि विलोम वगैरह शायद आता है। अब विलोम आपको मैं पढ़ाऊँ रटाऊँ, मुझे लग रहा है वो तो गधा मजदूरी है, कोई उसका फ़ायदा तो है नहीं। वो तो आपके पास भी है कंपाइलेशन 1000 जगह से, तो मेरे कोई मेहनत का मोल तो है नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, उसका अर्थ तो हर कोई लिख लेता है, लेकिन वाक्य प्रयोग करने में नंबर का गेम हो जाता है। क्योंकि वाक्य प्रयोग जनरली रिटायर लोग करते हैं, उसमें इनोवेशन नहीं लेके आते हैं कि एक सोसाइटी से, एक इंटरनेशनल एरेना से, एक पॉलिटिकल सटायर से ऐसा कुछ लिख पाएँ, एक पर्सनल लाइफ से, तो उससे नंबर थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि इनोवेटिव होता है, डाइवर्स होता है। तो वो एक तो 1-2 लेक्चर करने वाला हूँ। दूसरा, जो व्याख्या वाला आता है, चूँकि मेरा साहित्य का भी बैकग्राउंड है, तो उस लिहाज से मैंने कहा था मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि जो भाषाई कौशल है, भाषाई सौंदर्य है, जब आप लिखते हैं व्याख्या के अंत में, जब आप उसका रेलेवेंस, प्रासंगिकता लिखते हैं, जैसे मान लो साहित्य से जुड़ा हुआ कोई गद्यांश दे दिया, उसका आपने व्याख्या किया और आपने व्याख्या कर दी और आपने प्रासंगिकता भी लिख दिया, उसको समाज के साथ जोड़ दिया, उसको राजनीति के साथ जोड़ दिया, उसको पर्यावरण के साथ जोड़ दिया, ये सब कर दिया, उसकी भाषाई विशेषता थोड़ा बता दिया, ये सब कर दिया, तो औरों से 1-2 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। वहाँ पे गैप क्रिएट होता है, विलोम में गैप नहीं क्रिएट होगा आपका, ठीक है ना? तो एक तो ये हो गया, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, मैंने कहा था संक्षेपण जो आपका आता है, संक्षेपण का मतलब काट-छाँट के छोटा कर देना नहीं होता। संक्षेपण का मतलब होता है कि भाव जो उसके हैं वो रहें, प्राण तत्व जो पैरा का है वहीं रहे, लेकिन आप उसके संरचना को, आप उसकी स्ट्रक्चर को इतना छोटा कर दें, सारगर्भित कर दें, कंसंट्रेट कर दें, संघनित कर दें कि जैसे मान लो इतना ढेर सारा प्लास्टिक था, उसको आपने पिघला करके, सिकोड़ करके इतना छोटा बना दिया, कंसंट्रेटेड कर दिया, संघनित कर दिया। पूरा भाव है, पूरा मूल तत्व है, लेकिन बहुत ही सधे हुए शब्दों में, आपके अपने शब्दों में। इससे वो प्रभावित भी होगा, अर्थ भी खुद को स्पष्ट करेगा और आपको ज़्यादा मार्क्स मिल पाएगा। ठीक है, तो 1/3 में किस तरीके से संक्षेपण लिखना है वो कौशल सिखाना है, व्याख्या सिखानी है। पत्र लेखन में सबके पास स्ट्रक्चर है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में किताबें बिकती हैं, सबके पास सब कुछ, बस मुझे करना क्या है, जो फॉर्मेट है शासकीय पत्रकार, शासकीय पत्र का, उसमें जो करंट टॉपिक है, जैसे करंट का टॉपिक क्या है, महाकुंभ का आयोजन, तो उसमें मैं कलेक्टर से या मेला प्रबंधन का जो भी हेड रहा होगा, कमिश्नर रहा होगा, उससे एक पत्र लिखवा दूंगा सेक्रेटरी को, एक मुख्यमंत्री को, ताकि ये पता चले कि हाँ, आप जो समसामयिक मुद्दे हैं उसके हिसाब से आपको समझता है पत्र कैसे लिखना है, ये करवा दूंगा। तो ये 3-4-5 जो क्लासेस हैं वो मेरे दिमाग में पहले से हैं, जनवरी से ही अब भी हैं, काम शुरू कर दिया है। पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर आपका व्याख्या को लेकर के होगा, तीसरा चौथा लेक्चर आपका होगा संक्षेपण को लेकर के, और 5वां लेक्चर आपका होगा मुहावरे लोकोक्ति को लेकर के। 5 लेक्चर जब हो जाएंगे तब एक आध लेक्चर आपका पत्र वाला मैं करवा दूंगा, तो 6-7 लेक्चर हिंदी पे हो जाएंगे। और इसका उपयोग कैसे करूंगा, जब एथिक्स की क्लास नहीं होगी तो उस बीच में हिंदी की क्लास हो जाएगी, ठीक। और एस्से की जहाँ तक बात है, 4 एस्से मैंने आपको बोला है, इसका मॉडल आंसर दूंगा, इस पे सेशन करूंगा, महाकुंभ पे फिर से सेशन करने वाला हूँ, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, ज़्यादा बेहतर सेशन करूंगा, उसका मॉडल आंसर भी आपको दूंगा। साहित्य समाज पे एक और सेशन करूंगा, उसका मॉडल आंसर आपको दूंगा। 14-15 जो एस्से की प्लेलिस्ट है उसको पहले देख लीजिए, मैं फिर से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, उसको देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ भी बकर नहीं किया है। साल भर में जो भी 14-15 एस्से की प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा, उसमें ट्रेड वार है, उसमें इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें साहित्य है, उसमें समाज है, उसमें संस्कृति है, उसमें एग्रीकल्चर है, सब कुछ है। देख लीजिए थीम के हिसाब से, और कैसे इससे पूछे जाते हैं उसका भी एक शुरुआत में वीडियो बनाया था। तो जो सोचा है वो हो जाएगा। अब जो भी अधिकतर चीज़ें थी ख़त्म हो चुकी, एथिक्स ख़त्म हो जाए तो लगभग चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, सिर्फ आपको वैलिडेशन के लेवल पे हेल्प करूँगा, कुछ अपडेटेड लेक्चर मिल जाए। लेकिन ऐसा ना हो कि आप मेरी वजह से खुद को रोक करके रखें और कहें कि आपकी वजह से मेरा सिलेबस नहीं खत्म हुआ। यूपीएससी में 2 ढाई महीने खाली मिलता है, उसी में सारे पेपर खत्म करने होते हैं। यहाँ तो आपके पास अब भी 1 महीने बचा हो, सब कुछ खत्म हो गया। तो आप बाकी चीज़ें रिवाइज कीजिए, खत्म कीजिए, और जो चल रहा है उसको साथ साथ लेके चलिए। बोलिए अंचित, क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये हिंदी वाला कंटेंट एथिक्स और ऐसे बैच को भी मिलेगा? हिंदी हिंदी वाला जो कर लेना, उसमें ऐसा भेदभाव नहीं, किसी के साथ आ जाना क्लास में, वो लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक, ठीक कोई है भेदभाव थोड़ी। थैंक यू। यस भाई, ठीक है, चलो शुभ रात्रि आज के लिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।